हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का सेकंड लेक्चर है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट था, वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देख लें, फिर दूसरे पार्ट पे आएँ। पहले पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। आज के पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा, ये क्या होती है? तो हमने देखा है बच्चों कि सूर्य आग का गोला है, वहाँ से हमें हीट और लाइट कंटिन्यूअस मिलती रहती है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे सन से जो भी सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा मिल रही है हीट और लाइट के फॉर्म में, तो उसका एक जो जनरेशन है वो कैसे होता है, वो कहाँ से मिलता है, किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो बात सुन रहे हैं वो अपने आंसर में लिख सकते हैं, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नोट्स बनाना हो तो पॉज करके वीडियो को नोट्स भी बनाते चलें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सन है, सन पे जो ज़्यादा अमाउंट में गैस है, जो मेजर पोर्शन ऑफ गैस है, देखो सन गैस का गोला है, सन जो है गैसों से ही बना हुआ है। वो गैसें लगातार एक प्रोसेस के थ्रू जलती रहती हैं। तो सन पे कौन सी गैसें ज़्यादा होती हैं, कौन सी गैसें कम होती हैं? तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में सन पे पाया जाता है, लगभग 80 to 90% के अमाउंट पे सन पे हाइड्रोजन गैस है। बाकी रिमेनिंग कंटेंट हीलियम गैस का है। अब और अंदर जाके समझते हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सन से लगातार हीट और लाइट मिलती रहती है? ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। सन पे होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न। दो न्यूक्लियस का फ्यूज़ हो जाना, इसको हिंदी में बोलेंगे नाभिकीय संलयन। अब और समझते हैं इसको। जो सन पे हाइड्रोजन गैस है, दो हाइड्रोजन गैस के नाभिक आपस में क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं, संलयित होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि हीलियम का भारी नाभिक बन जाएगा और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। और जो हीट और लाइट रिलीज होती है, उस हीट से फिर से नए हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूज़न होता है, मतलब संलयन होता है। और ये प्रोसेस, नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस है, वो टाइम के साथ आगे बढ़ता रहता है और इसके द्वारा जो हीट निकलती है, जो लाइट निकलती है, वही हमें मिल रही है। अब बेटा बात अगर सूर्य की करें तो सूर्य कोई छोटा बॉल तो है नहीं कि हाइड्रोजन गैस तुरंत ही फ्यूज़ होके एनर्जी रिलीज़ कर देगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन गैस है, कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब सारे हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे और एनर्जी समाप्त हो जाएगा रिलीज़ होना। तो हाँ, ऐसा वक्त आएगा, लेकिन इतने अमाउंट में हाइड्रोजन गैस है हमारे सन पे कि उसको समाप्त होने में अरबों खरबों साल का वक्त लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक प्रश्न का जवाब मिला कि सूर्य पे हीट और लाइट एनर्जी कैसे मिलती है। फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एनर्जी कंजर्वेशन में कि आप सोलर एनर्जी से क्या समझते हैं, तो ये प्रोसेस लिख सकते हो कि इस तरीके से नाभिकीय संलयन के थ्रू जो है हीट और लाइट मिलती है। अब चलो इसको रीड कर लेते हैं। सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ अर्थ हीट ऑन लैंड इन द ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर। देखिए, तो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा है वो धरती, समुद्रों और वातावरण में हीट का प्रमुख सोर्स है, मतलब गर्मी का प्रमुख सोर्स है। हमें पता है सूर्य से ही गर्मी हमें मिलती है। When solar energy interact with air, soil and water, things happen like wind, rain and other elements of weather। तो हमारे धरती पे, पृथ्वी पे जो बारिश का होना है या जो मौसमी बदलाव है वो कैसे होता है? जब सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा हवा, मिट्टी और पानी से मिलती है और उनके द्वारा इंटरेक्ट करती है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सूर्य से आने वाली ऊर्जा हीट के रूप में आती है, समुद्रों पे पड़ती है। समुद्र पे जब पड़ती है सूर्य से आने वाली हीट वाली ऊर्जा, तो समुद्र का जल वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और बादल का निर्माण करता है। वो बादल हवा के साथ बह के कहीं जाता है किसी लोकेशन पे, वहाँ बारिश कर देता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, ये देखते हैं हम लोग। तो सोलर एनर्जी इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ नॉट ओनली सस्टेनेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन, it is definitely renewable at least until the sun runs out of billions of years. Solar energy can be used to generate electricity. It is also used in relatively simple technology to heat water, solar water heaters. तो सोलर एनर्जी का एडवांटेज ये है कि ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये लगातार हमको मिलती रहेगी अरबों सालों तक। इससे कोई भी प्रदूषित एलिमेंट एनवायरनमेंट में नहीं आता। और तीसरे नंबर पे सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, सोलर हीटर के थ्रू पानी को गर्म कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे अपने आंसर में, एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सोलर एनर्जी का जो एडवांटेज है वो क्या है कि यह एक रीन्यूएबल एनर्जी है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। एक और एडवांटेज, लो इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सोलर एनर्जी जो मिल रही है वो कंटिन्यूस मिल रही है, उसको सोलर पैनल से जब हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो उसके लिए कोई बिल नहीं देना पड़ता। अर्थात घरों के ऊपर अगर आप सोलर पैनल एक बार इंस्टॉल आप करा लेते हो तो बिजली लगातार हमको मिलती रहती है। तीसरे नंबर पे डाइवर्स एप्लीकेशन, मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग हम लोग तरह तरह के चीज़ों में कर सकते हैं, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर सेल इत्यादि में। नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो सोलर एनर्जी है उससे बने इक्विपमेंट्स में मेंटेनेंस का कॉस्ट लो होता है। नेक्स्ट है लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब सोलर एनर्जी से कोई भी प्रदूषित एलिमेंट नहीं निकलता जो इन्वायरमेंट को गंदा करे। अब सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज पहले नंबर पे है हाई कॉस्ट। तो ये थोड़ा महंगा होता है। महंगा किस तरीके से होता है कि जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जो इक्विपमेंट बनाया जाता है वो महंगा होता है। अब महंगा का मतलब सोलर सेल जब बनाएंगे सोलर पैनल, तो सोलर पैनल को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको जो इक्विपमेंट यूज करेंगे उस इक्विपमेंट का कॉस्ट हाई हो जाता है। वेदर डिपेंडेंट, मतलब सूर्य से मिलने वाला जो लाइट है, जो हीट है, अगर मौसमी दशाएं खराब हो, मौसम खराब हो तो वो कंटिन्यूस नहीं मिल सकती। तो वेदर डिपेंडेंट होता है, मौसम पे डिपेंड करता है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है टेक्स लॉट्स ऑफ स्पेस। तो सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए एक बड़े स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस GHG। तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के समय डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते रहते हैं। किस प्रक्रिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब हम सोलर इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिख रहा है सौर ऊर्जा एकत्रित करने के विभिन्न तरीके। तो अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा को किस प्रकार से हम लोग एकत्रित कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं। पहले नंबर पे फोटोवोल्टाइक सिस्टम, ये क्या होता है। सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए फोटोवोल्टाइक सिस्टम में कई घटकों का उपयोग होता है। इस प्रणाली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सौर पैनल है। पैनल सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है और इसे DC करंट में बदल देता है और फिर सौर ऊर्जा कन्वर्टर इसे प्रयोग करने योग्य AC करंट में बदल देता है। प्रणाली व्यवहारिक है और यह दुनिया भर में कई घरों और व्यवसायों पर दिखाई दी जाती है। मतलब फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर पैनल है वो घरों में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अब देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रित सौर ऊर्जा, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। यह प्रणाली सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए है जो सूर्य के प्रकाश में हीट का उपयोग करती है। यह प्रणाली कई परावर्तक दर्पणों के उपयोग पर आधारित है जो सौर ऊर्जा को प्रकाश की एक किरण में केंद्रित करते हैं, जो तब टरबाइनों के साथ एक बिजली संयंत्र को बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली बड़े पैमाने पर संचालन में लागू की जाती है और यह पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तरह बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सौर जल तापन, सोलर वाटर हीटिंग।
सौर ऊर्जा ताप और ऊर्जा संग्रह के लिए उन प्रणालियों में से एक है जो युगों से चली आ रही है। पुराने समय में हम विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे कि काले बैरल का उपयोग कर हर दिन के उपयोग के लिए पानी को गर्म कर लेते थे। अब आपको पता होगा कि जो काला रंग होता है या काली वस्तुएं होती हैं वो सूर्य से आने वाले प्रकाश और हीट को बहुत ज़्यादा ही सोखती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए काले बैरल का उपयोग किया जाता था। परंतु नई प्रणाली एक तकनीकी पुनर्निर्माण से गुजरती है और उन्हें कई घरों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है ताकि घर का सारा पानी गर्म हो सके। सौर ऊर्जा को सौर ताप ट्रांसफार्मर के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो तब सिस्टम में पानी को गर्म करता है। मतलब समय के साथ साथ जो पानी को गर्म करने का सिस्टम है वो आधुनिक तरीके से परिवर्तित हो चुका है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम घरों में कनेक्ट होता है जिसमें पानी गर्म जो पानी है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला उसका फ्लो बना रहता है और उसे हम अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव। तो देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। औद्योगिक गतिविधियों में हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन के दहन से जो उत्पाद सामग्री या प्रोडक्ट मटेरियल उत्पन्न होता है उनमें से कई को वायु प्रदूषक माना जाता है। प्रमुख उत्सर्जक या पॉल्यूटेंट्स जो वायु पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकता है वे हैं कण पदार्थ मतलब धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले, लिग्नाइट, बायोमास आदि जैसे ठोस ईंधन के दहन के दौरान आंशिक रूप से उत्पन्न पदार्थ मुख्य रूप से ईंधन में राख सामग्री से उत्पन्न होता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधन में सल्फर सामग्री के कारण तेल और कोयले के दहन से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जक ईंधन के दहन के साथ ईंधन से और दहन हवा दोनों से भी जुड़ा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों उत्सर्जन को विश्व स्तर पर प्रमुख वायु प्रदूषकों के रूप में पहचाना गया है क्योंकि इनके कारण ही अम्ल वर्षा होती है जो एक पर्यावरणीय समस्या है, एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोत ईंधन के अपूर्ण दहन होता है। मतलब जब भी किसी ईंधन का अपूर्ण दहन होगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब कुछ जो हमारे जलवायु में ऊर्जा के उपयोग के कारण प्रभाव पड़ रहे हैं उन प्रभावों में है अम्ल वर्षा है, ओजोन परत रिक्तीकरण है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु में परिवर्तन है, चौथा है जैव विविधता में नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है, ओजोन परत रिक्तीकरण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और जैव विविधता के नुकसान क्या होते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी सुझाव हो उसे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।